में 2026 मंथली मैगजीन का एनालिसिस बिल्कुल हिंदी में। तो चलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखेंगे अपने इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे किसान उत्पादक संगठन। आखिर किसान उत्पादक संगठन है क्या, सुर्खियों में क्यों रहे। पहले हम देखते हैं आखिर सुर्खियों में चर्चा में क्यों रहे। चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने क्या किया, एक नीति पत्र जारी किया है। नीति पत्र जारी करते हुए उन्होंने कुछ उपाय सुझाए हैं। किसके लिए सुझाए हैं? उन्होंने उपाय सुझाए हैं जो भारतीय कृषि में किसान उत्पादक संगठन है उनमें दक्षता और संधारणीयता को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार उनमें दक्षता को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कुछ उपाय सुझाए हैं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने। इसलिए किसान उत्पादक संगठन सुर्खियों में रहा। तो प्रश्न आता है कि किसान उत्पादक संगठन आखिर है क्या। ये एक संगठन होते हैं जिसमें प्राथमिक उत्पादकों का एक समूह शामिल होता है, जिसमें किसान, मछुआरे, बुनकर आदि शामिल होते हैं। ये संगठन है एक वैधानिक संगठन है, मतलब कानून के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। इसे संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, इसलिए संवैधानिक संगठन नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना ये एक वैधानिक संगठन है। कौन इसके सदस्य होते हैं? जैसे कि नाम से ही ज्ञात है तो मुख्य रूप से किसान इसके सदस्य होते हैं। इनका पंजीकरण करने किस अधिनियम के तहत इनका जो पंजीकरण या गठन हुआ है, तो कंपनी अधिनियम, जहाँ जो केंद्र जो राज्य संबंधित सहकारी समितियां हैं उन समितियों के अधिनियम से संबंधित इनका गठन किया गया है। इसके तहत इनका गठन किया है किससे? कंपनी अधिनियम के तहत। यदि किसी एफपीओ ने कंपनी के तहत नहीं किया तो उन्होंने केंद्र या राज्य सरकार की सहकारी समितियों के लिए अधिनियम बनाया, उसके तहत इनका गठन किया गया है। ये केंद्र और राज्यों के कार्यों को सौंपे गए हैं, उनको सहयोग करते हैं। इनके लिए जो एफपीओ होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके लिए एक रजिस्ट्री पोर्टल बनाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से एक पोर्टल है, वहाँ पर जाकर इन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पंजीकरण के बाद इन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है। वर्तमान स्थिति देखें तो अधिकांश जो किसान उत्पादक संगठन है लगभग 85% क्या करती हैं, कृषि या बागानी फसलों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। बाकी 15% जो अपना ध्यान है डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन पर केंद्रित करती हैं। तो काफ़ी इनके संगठन बने हुए जिसमें से 85% जो कृषक हैं कृषि में और फसलों में, बागानी फसलों में ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य 15% अपना ध्यान डेयरी, पशुधन या मत्स्य पालन पर केंद्रित करते हैं। इसकी विशेषताएं देखें तो ऑनरशिप किसके पास होती है? इनके सदस्यों के पास ही ऑनरशिप होती है। इनमें से सदस्य अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वो इनका प्रबंधन करते हैं। लाभ का वितरण किसी अगर इनको लाभ होता है तो उत्पादकों के बीच हिस्सा लाभ का वितरित कर देते हैं। तत्पश्चात जो उनके पास शेष बचता है, शेष बचे हुए लाभ को क्या करते हैं, अपने व्यवसाय के विस्तार में रख लेते हैं उस कोष को। इसकी संरचना 3 स्तरीय होती है। त्रिस्तरीय कैसे होती है? जैसे कि ग्राम स्तर पर किसान हित समूह होते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। 10-15 किसानों का समूह मिलकर फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्लस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो किसानों के समूह होते हैं वो मिलकर क्लस्टर बनाते हैं। बड़े बड़े क्लस्टर मिलकर क्या बनाते हैं, एक एफपीओ बनाते हैं, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कंपनियां बनाते हैं। इसके क्या लाभ होते हैं? यदि एफपीओ किसी प्रकार का किसान उत्पादक संगठन बनता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे लिए। तो बेनिफिट्स इस प्रकार हैं, यदि सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि आती है। जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य उन्होंने 10 रुपये उन्होंने बोल दिया कि इस वस्तु का मूल्य 10 से 15-20 लोगों ने मिलकर कहा कि इतने रुपये है, तो उनकी ये बात जो वस्तु जो बार्गेनिंग है वो मानी जाएगी। अन्यथा यदि कोई एक व्यक्ति बोलता कि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये है तो शायद इतनी बार्गेनिंग करते कि उसे वो वस्तु 2 रुपये में ही बेचनी पड़ती। परंतु कलेक्टिव बार्गेनिंग की क्षमता है उसमें वृद्धि आएगी, इससे उनकी लागत में कमी होगी और उन्हें लाभ प्राप्त करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो पाती है। जैसे कि ई नाम जो प्लेटफॉर्म है, इससे बिचौलियों की संख्या में कमी आएगी। एक संगठन बने होंगे तो उनमें से कुछ पढ़े लिखे किसान सदस्य भी होंगे जो क्या करेंगे, जो अपने संगठन में रह रहे सदस्य हैं उन्हें इसके बारे में ज्ञान देंगे, जिससे उनको जो बाजार तक की पहुंच संभव हो पाएगी। जैसे किसी एक व्यक्ति को किसी का रास्ता पता होता है तो वो व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उस रास्ते पर ईजिली ले जा सकता है। उसके बाद देखें प्रौद्योगिकी अपनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। वित्तीय समावेशन होगा, एफपीओ होंगे, संगठन होंगे, उन्हें कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करना आसानी होगी। फसल बीमा और सरकारी सब्सिडी तक पहुंच बढ़ाते हैं, अन्यथा एक व्यक्ति को बैंक में ऋण देने से कतराते हैं। उसके बाद देखिए इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां, परिचालन संबंधी चुनौतियां, जैसे कि तकनीकी ज्ञान की कमी है, गुणवत्तापूर्ण बीज या उर्वरकों की जो सीमित पहुंच है वो इनके परिचालन ऑपरेशनल कंडीशंस होती हैं उसमें समस्याएं खड़ी करती हैं। क्योंकि यदि लोगों को पूरी इसकी समझ होगी तो वो तकनीक का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, परंतु भारत में किसान को इतना स्किल नहीं किया गया कि वो उसका भरपूर लाभ उठा सकें। बाजार संबंधी समस्याएं देखें तो जो उनको उत्पाद का कम बाजार मूल्य मिलता है। भंडारण की सुविधा कम है, जिससे जो जल्दी खराब होने वाला सामान खराब हो सकता है। जल्दी खराब होने वाले सामान के लिए कोई एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण किसान को क्या करना पड़ता है, कम कीमत पर ही अपना सामान बेचना पड़ता है। नीतिगत समस्याएं हैं, जैसे कि अनुमोदन में देरी होती है, जहाँ उन्हें जानकारी का अभाव है। नौकरशाही है, यदि किसी वस्तु को बेचते हैं तो भुगतान में देरी इनके समक्ष एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। उसके बाद देखें
इनको बढ़ावा देने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जाए, कृषि क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, समुद्री बीमा जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी हैं उसका उपयोग किया जाना चाहिए। आपको जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। एफपीओ की एक मूल्य श्रृंखला बना सकते हैं, भंडारण को उन्हें तकनीकों के जरिए भंडारण करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनको बढ़ावा देते हुए किसान उत्पादक संगठनों को लाभ पहुंचाते हुए कृषि में और प्रगति हासिल कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए आपके प्रीलिम्स के लिए कुछ प्रश्न दिए गए। इन प्रश्नों को यदि आपने लेक्चर को ध्यान से देखा तो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात या मानदंड। आखिर क्या है बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड, बाद में देखेंगे, पहले इस शब्द को समझ लेते हैं। जैसे कि कोई नॉर्मल व्यक्ति, कोई पर्सन इमरजेंसी की स्थिति में क्या करता है, अपने कुछ पैसे बचा कर रखता है ताकि जब कभी इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो उस पैसे का यूज़ कर सके। इसी प्रकार बैंक्स होते हैं, बैंक भी अपने कुछ भंडार गृह में से कुछ पैसा अतिरिक्त बचा कर रखते हैं ताकि इमरजेंसी की स्थिति में, बैंकों के लिए इमरजेंसी की स्थिति क्या हो सकती है, बैंकों के लिए इमरजेंसी की स्थिति हो सकती है कि बैंक ने जो लोन दिया है वो लोन वापस ना मिले, वो दिया गया लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए बैंक कुछ संपत्ति, कुछ पूंजी अलग अलग बचा कर रखते हैं ताकि उन्हें जोखिम के समय वो संपत्ति काम आ सके। इससे संबंधित कुछ मानदंड हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंक, लघु वित्त बैंक और पेमेंट्स बैंक के लिए पूंजी पर्याप्त मानदंड हैं, जो उन कैपिटल उन्हें रखनी है, जो इतनी पूंजी रखनी है उसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, क्योंकि इनके लिए दिशा निर्देश आरबीआई द्वारा ही दिए जाते हैं। इन संशोधनों के तहत क्या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए भी कहते हैं, इनसे जुड़े कुछ प्रतिबंध लगाए थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया है ताकि बैंक क्या कर सकें, जो ऋण प्रवाह है वो सुचारू रूप से कार्य कर सकें। जैसे कि किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा था कि यदि आपका मान लो 100 करोड़ रुपए अगर आपका एनपीए बन जाता है तो आप किसी को लोन नहीं दे सकते। इत्यादि जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको कुछ कमजोर किया है या उन्हें कुछ हटाया है। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन किया है। आखिर CRAR क्या है, जो मैंने भी समझाया कि वह पैमाना है जो यह तय करता है, क्या तय करता है कि बैंक के पास उसके जोखिम भरे कर्ज के मुकाबले कितनी जो वित्तीय ताकत सुरक्षित है, कितनी पूंजी सुरक्षित है ताकि वो जोखिम का मुकाबला कर सके। इसका क्या महत्व, इसका महत्व है जो बैंकों को डूबने के जोखिम को कम करता है और देश की जो वित्तीय स्थिरता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और दक्षता को सुरक्षित करता है। जिस बैंक के पास CRAR ज़्यादा होगा वह बैंक अधिक सुरक्षित माना जाएगा। मतलब जो व्यक्ति अपने पास इमरजेंसी के लिए ज़्यादा फंड रिजर्व रखेगा वो ज़्यादा सुरक्षित माना जाएगा। इसके घटक कौन कौन से होते हैं, इसके प्रमुखतः 2 घटक होते हैं। एक होता है जोखिम भारित संपत्तियाँ, मतलब जब बैंक की कुल राशि जिसे बैंक किसी भी दिवालिया होने के जोखिम से बचने के लिए और जमाकर्ता की सुरक्षा के लिए, मतलब जिन व्यक्तियों ने बैंक में अपना पैसा जमा किया है उसकी सुरक्षा के लिए न्यूनतम पूंजी रखनी होती है, उसे क्या कहते हैं, जोखिम भारित संपत्तियां कहते हैं। बैंक की कौन कौन सी पूंजी होती है, एक होती है बैंक की टियर 1 पूंजी, एक होती है टियर 2 पूंजी। टियर 1 पूंजी से मूल पूंजी भी कहते हैं, यह बैंक की सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पूंजी होती है, बैंक की खुद की पूंजी होती है, जब बैंक की सबसे मजबूत उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी होती है। मतलब मान लो ये बैंक का खुद रखा हुआ पैसा होता है, इस पर बैंक का अधिकार होता है, बैंक जब चाहे इसका प्रयोग कर सकती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए बैंक के लिए प्राथमिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। कौन सी, टियर 1 पूंजी। जैसे कि कॉमन इक्विटी टियर 1 हो गए, अतिरिक्त टियर्स हो गए, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये बैंक के टियर 1 पूंजी के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात होती हैं कुछ थोड़ी सी जोखिम भरी संपत्तियां जिसे हम टियर 2 पूंजी कहते हैं, अन्य से सहायक या पूरक पूंजी भी कहा जाता है। इसमें भी जो टियर 1 पूंजी होती है उससे थोड़ा जोखिम अधिक होता है। टियर 1 पूंजी में जोखिम बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वह स्वयं की पूंजी, मान लो उदाहरण समझ सकते हैं, मेरा 100 रुपये में से मैंने 50 रुपये रख लिए अपने खुद के, तो वो क्या टियर 1 पूंजी है। उसमें से मैंने कुछ पैसा किसी से मांगना है, किसी से मुझे 20 रुपये चाहिए, तो वो मेरी कहलाएगी, वो पैसा मिल तो जाएगा परंतु वो कहलाएगी मेरी टियर 2 पूंजी, क्योंकि उसका इतना एक सहायक पूंजी के रूप में कार्य करती है। पूरा विश्वास मुझे टियर 1 पूंजी पर है। इसके बाद आप यूपीएससी दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, जैसे कि आपसे इतना ही पूछा जाएगा या आपके लिए नहीं पूछा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, ये देख लेना कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो मानक हैं वो बेसल मानक, जो बेसल बैंक ने, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने मानक बनाए हैं उससे अधिक सख्त हैं। जैसे कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसने मानक बनाए हैं कि आपको CRAR रखना पड़ेगा, मान लो 4 से लेकर 5%, पर वही बैंक कहती है, आरबीआई कहती है कि आपको CRAR रखना पड़ेगा 8 से लेकर 9%। तो मानक काफ़ी सख्त हैं। ये इसलिए बनाए गए ताकि बैंकों को जोखिम से निपटा जा सके, लोगों के जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रहें। यूपीएससी के दृष्टिकोण से आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि कल्पना कीजिए आप एक भारी ट्रक चला रहे हैं, तो जोखिम भारित संपत्ति उसमें क्या है, जोखिम भारित संपत्तियां उसमें आपका लदा हुआ सामान। परंतु यदि आपके टायर और ब्रेक की क्षमता अधिक है, जिसे हम CRR कहते हैं, तो सड़क चाहे जितनी खतरनाक हो, आपका लोन चाहे जितना भी रिस्की हो, टायर जितने मजबूत होंगे
वो ट्रक नहीं पलट सकता। इसलिए CRAR जितना अधिक होगा बैंकों के पास, वो बैंक अधिक सुरक्षित माना जाता है जोखिमों को प्रति। होप आप समझ चुके हैं CRAR को। मोस्टली यही समझना होता है CRAR क्या होता है, ये तो आपको बस कहानी समझाई गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्टअप्स इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स 2.0 योजना। आखिर ये है क्या, सुर्खियों में क्यों रहा? तो सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में DPIIT ने क्या किया, स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ स्टार्टअप्स के संचालन से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा। तो इसकी पृष्ठभूमि देखें, यह योजना है जो स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स है, वो वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, परंतु इसका जो वर्जन है जैसे कि 1.0, 2.0, 3.0 वो अभी स्टार्ट हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए फंडिंग की कमी है उसे दूर करना, स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। संग्रह मंत्रालय कौन सा है? तो केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय इसके स्टार्टअप इंडिया फंड्स इसके अंतर्गत कार्य कर रहा है। जो योजना है कब से लागू होगी? 16वें और 17वें वित्त आयोग की जो अवधि होगी उस दौरान इस योजना को लागू किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, फंड को इकट्ठा करके स्टार्टअप्स को दिया जाएगा ताकि जो फंड की कमी उसे दूर किया जा सके। कुल कितनी निधि इसमें निवेश की जाएगी? कुल लगभग 10,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें सीधे आप अप्रत्यक्ष निवेश तंत्र अपनाया गया, मतलब जैसे कि मान लो आप डायरेक्ट जाकर बैंकों से ऋण लेते हैं, बैंकों से डायरेक्ट व्यक्ति ऋण लेता है, ये कौन सा हुआ? ये हुआ प्रत्यक्ष। परंतु अप्रत्यक्ष क्या होगा कि जो 10,000 करोड़ रुपए जमा उपलब्ध कराए जाएंगे स्टार्टअप्स को, वो पहले किसी मीडिएटर को दिए जाएंगे। मान लो बैंक ने मीडिएटर को, सरकार ने मीडिएटर को 10,000 करोड़ रुपए दे दिए। मीडिएटर जाकर उन बैंकों उन ऋण को या उन फंड्स को उपलब्ध कराएगा अन्य जिन्हें जरूरत है। कौन कौन से क्षेत्र में प्राथमिकता वाले किस क्षेत्र में निवेश किया जाएगा? इस योजना के तहत जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, लघु स्टार्टअप्स हैं, प्रौद्योगिकी पर आधारित स्टार्टअप्स हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आपके लिए जो इन स्टार्टअप्स के लिए जो आपको फंड चाहिए, उन फंड के लिए 2 चरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले चरण में आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, तत्पश्चात अंतिम स्वीकृति दी जाएगी एक उप समिति के द्वारा। निगरानी और प्रशासन, तो निगरानी और प्रशासन देखें, DPIIT और कार्यान्वयन एजेंसी समय समय पर समीक्षा और वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से योजना की निगरानी करेगी। कौन? DPIIT एंड कार्यान्वयन एजेंसी। परंतु इस योजना के 5 वर्ष के बाद भी निगरानी की जाएगी, 5 वर्षों में कितना इसने कार्य किया, कैसे फंड उपलब्ध कराया गया, क्या लाभ हो चुके हैं, कोई तृतीय पक्ष इसका मूल्यांकन करेगा। वैसे तो समय समय पर मूल्यांकन होगा, परंतु 5 वर्ष बाद तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लाभ की क्षमता मापी जाएगी और इसका जो लाभ है वो कहाँ पर जमा होगा? वो भारत की संचित निधि में जमा करके रखा जाएगा। होप आप समझ चुके हैं, ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ। पहला है सेवा उत्पादन सूचकांक। सेवा उत्पादन सूचकांक जैसे कि नाम से ही ज्ञात है कि सेवा के बारे में, कितनी सेवा का उत्पादन हुआ है, कितनी सेवा का उत्पादन पिछले वर्ष हुआ था, उसके बारे में सूचकांक होगा। सेवा का महत्व क्यों है, क्यों हम आखिर इससे संबंधित सूचकांक जारी करना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि उत्पाद जो एक होता है आपका कृषि उत्पादक सूचकांक होता है, जो बताता है कि कृषि में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने की हमने ग्रोथ हासिल की है, कितने की हमें लाभ, कितने की हानि हुई। इसी प्रकार सेवा के उत्पादन संबंधी सूचकांक जारी किया गया। इसका जारीकर्ता कौन है? केंद्र मौसमी मंत्रालय के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसकी जरूरत भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो अभी हम पहले पढ़कर हटे थे वो जारी किया जाता था, जो किसके बारे में जारी होता था? जो विनिर्माण क्षेत्र में कैसे कार्य हो रहा है, खनन या बिजली जैसे जो क्षेत्र हैं उनकी जो मासिक गतिविधियां हैं उसको मापता था। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है भारत की GDP में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सर्विस सेक्टर से मिलता है GDP में, उसकी मासिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए कोई आधिकारिक सूचकांक नहीं था। इसलिए देश में समग्र आर्थिक प्रदर्शन के लिए डेटा की कमी थी। अब इस कमी को पूरा कौन करेगा? सेवा उत्पादन सूचकांक पूरा करेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं देखें तो उत्पादन सूचकांक मुख्यतः सेवा को मापेगा कि कितनी सेवा जनरेट की, कितनी नहीं की। तो कौन कौन से क्षेत्र कवर किए जाएंगे? इसमें थोक या खुदरा व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, संचार जैसे जो महत्वपूर्ण उपक्षेत्र हैं इसमें शामिल किए गए हैं। अभी स्टार्ट किया है ताकि हमें प्रमुख जो आंकड़ा है सटीक आंकड़ा प्राप्त हो सके सेवा के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं लीड्स क्या है कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इसे हम कहते हैं लीड्स 2025। आखिर यह है क्या? यह भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जिसे हम DPIIT कहते हैं, इसके द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक क्षेत्र होता है, इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाली एक रिपोर्ट है। लॉजिस्टिक मतलब हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आते हैं, इसका मूल्यांकन करने की एक रिपोर्ट है जिसे हमने किससे प्रेरित होकर शुरू किया था, जिससे इसकी प्रेरणा 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से ली गई थी। किसकी? लीड्स की जो हमने प्रेरणा ली वो LPI से ली थी, जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब भारत में भी लॉजिस्टिक के बारे में आकलन करना।
इसमें आकलन किया जाएगा। इसमें केवल आंकड़े नहीं देखे जाएंगे इसमें, बल्कि ज़मीनी स्तर पर लॉजिस्टिक्स से जो जुड़ी बाधाएं होती हैं, उसके बुनियादी ढांचे, सड़क का रखरखाव, सेवाएं, धारणीय लॉजिस्टिक को भी शामिल किया गया। मात्र आंकड़े नहीं, ज़मीनी स्तर पर देखा जाएगा इतनी सड़कें उपलब्ध हैं, सामान आवाजाही में क्या हमें दिक्कत हो रही है, क्या हमें इसमें रिफॉर्म करना चाहिए, वो सभी हमारे किसके अंतर्गत देखे जाएंगे, लीड्स के अंतर्गत। भारत में इसकी स्थिति देखें तो भारत में जीडीपी का लगभग 8% योगदान देता है वर्ष 2023-24 के अनुसार। प्रमुख चुनौती जैसे कि खराब सड़कें होती हैं, पटरियों की अधिक यातायात के कारण खराब हो जाती हैं, सभी जगह सीधी कनेक्टिविटी न हो पाने के कारण लागत में वृद्धि होती है, सड़कों पर अत्यधिक निर्भरता है। भारत में 60% से अधिक माल ढुलाई सड़कों के माध्यम से होती है, जिससे क्या होता है, जिससे ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक जाम या प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए हमने लीड्स को रखा है कि देखेंगे कितना प्रदूषण बढ़ा है, कितनी सड़कें खराब हुई हैं, क्या हम इसमें रिफॉर्म कर सकते हैं, क्या कोई विकल्प है हमारे पास। इस प्रकार लीड्स योजना शुरू की गई है LIP को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए कुछ मुख्य प्रयास भी किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति बनाई गई है। इसका लक्ष्य है कि लॉजिस्टिक की लागत को कम करके वैश्विक देशों के समकक्ष लाना, क्योंकि भारत में इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया गया है, जो क्या है, जो एक मास्टर प्लान है जो जिससे उद्योगों और बस्तियों की निर्विवाद और तेज आवाजाही सुनिश्चित हो सके। उसी प्रकार लॉजिस्टिक डेटा बैंक है। अन्य पहले देखें तो समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए गए हैं, स्माइल योजना, सफाई और सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम बनाए गए हैं, ताकि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मतलब आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि आपसे पूछा जा सकता है कि लीड क्या है, किसे इंगित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड इन्वेलमेंट एंड एक्सेस टू मार्केट। आखिर यह है कि किस मंत्रालय, यह केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय है। इसका उद्देश्य कि भारत में सबसे लघु व्यवसायों का डिजिटल रूपांतरण करना। देखते हैं ट्रेड इनेबलमेंट एंड एक्सेस टू मार्केट। आखिर यह है क्या, यह है भारत में जो लघु व्यवसाय हैं उसका डिजिटलीकरण करना, उसको डिजिटली रिफॉर्म करना, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन करना। किसका, जो लघु व्यवसाय हैं, छोटे छोटे व्यवसाय हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। ये कैसी योजना है, यह देखा जाए केंद्र क्षेत्र की योजना है, 2024 में आरंभ की गई थी। केंद्र क्षेत्र की योजना कहने का क्या तात्पर्य, मतलब इसमें 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें केंद्र के द्वारा कुछ रिफंड किया जाता है, कुछ किया जाता है सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य हम समझ ही चुके हैं कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उत्पादन से लेकर वितरण होता है और वित्त पोषण तक जो संपूर्ण है उसे ई-कॉमर्स में सहायता देना, इसमें डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं FDI के नियमों में ढील। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें ढील की गई है। क्या बदलाव किए हैं, प्रेस नोट 3 2020 की पृष्ठभूमि देखें क्या है। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन देशों से आने वाले जो FDI है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, उस पर अंकुश लगा दिया गया था। कौन से देशों पर, जिनकी सीमा भारत की भूमि को साझा करती थी। इस प्रकार जैसे कि मान लो भारत ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप डायरेक्ट FDI लेकर नहीं आ सकते। कौन लेकर नहीं आ सकता भारत में, जिनकी सीमा भारत की भूमि को साझा करती है, जिसकी सीमा भारत की भूमि को टच करती है। तो मुख्यतः ये प्रतिबंध लगाने को किसको ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रतिबंध FDI पर लगाए थे, तो चीन को ध्यान में रखा गया था, ताकि चीन भारत में आकर अपना प्रभुत्व न जमा ले, प्रत्येक क्षेत्र में चीन की सर्वोपरि मोनोपोली ना हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए परंतु आप कुछ बदलाव किए हैं। इसलिए टॉपिक सुर्खियों में कुछ नियमों में ढील दी गई है। वर्तमान देखें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने FEMA विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत नया संशोधन किया है। क्या किया है, इसके अनुसार यदि किसी विदेशी कंपनी में चीन की हिस्सेदारी 10% या उससे कम है तो ऐसी कंपनी ऑटोमेटिक रूट के तहत भारत में निवेश कर सकती है। पहले यदि चीन को भारत में निवेश करना होता था तो सरकार की अनुमति आवश्यक होती थी, परंतु अब सरकार ने ढील दी है कि यदि 10% से कम आप निवेश करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक रूट के जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हो, भारत में FDI लेकर आ सकते हो। बीमा क्षेत्र में देखें तो 100% FDI की अनुमति है, लेकिन अब भी जो बीमा मध्यस्थ होते हैं उनके लिए सरकारी मंजूरी के बिना स्वचालित मार्ग से 100% की अनुमति दी गई है। होप आप समझ चुके हैं। कानूनी ढांचा तो यह परिवर्तन आधिकारिक तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन द्वितीय संशोधन नियम 2026 के माध्यम से लागू किया गया। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेन ये था कि सरकार ने कुछ ढील दी है FDI के नियमों में चीन को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद देखते हैं RBI अधिशेष। RBI सरप्लस क्या होता है, क्या होता है, मतलब सरप्लस कब होगा, जब व्यय से अधिक क्या हो, व्यय से अधिक इनकम हो। तो यही टॉपिक है कि RBI को व्यय से अधिक इनकम हुई है। तो हम देखेंगे कि सरकार जैसे भारतीय रिजर्व बैंक अपने कार्यों, निवेशों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन से होने वाली कुल आय में से क्या करती है, अपने प्रशासनिक जो खर्च होते हैं, जो वैधानिक प्रावधान है, उनको घटाने के बाद जो मुनाफा बचता है उसे सीधे सरकार को हस्तांतरित कर देती है। इसलिए RBI अधिशेष जैसा टॉपिक सुर्खियों में रहा। तो प्रश्न उठता है कि RBI की आय और RBI के खर्च कौन कौन से होते हैं।
आरबीआई की आज सीधा प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया तो भारत सरकार की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उन पर मिलने वाला ब्याज, तरलता समायोजन जो सुविधा होती है, ये क्या होती है? जैसे कि मान लो बीच में कोई एक्स बैंक है, इस बैंक में मैंने मान लो अपने 200 रुपये जमा किए, 200 रुपये जमा किए और बैंक ने वो 200 रुपये मान लो क्या किए, किसी व्यक्ति को 180 रुपये ऋण दे दिया और उससे 20 रुपये ब्याज लिया, तो जो 20 रुपये ब्याज लिया वे क्या हुआ? आरबीआई की इनकम हुई। इस प्रकार आरबीआई की ये इनकम हुई। तरलता समायोजन सुविधा के तहत सीमांत स्थायी सुविधा हो गई, बैंक रेट, रेपो रेट जैसी मौद्रिक नीतियाँ होती हैं, उनकी कार्यवाहियों से प्राप्त होने वाला ब्याज क्या कहलाता है? आरबीआई की इनकम कहलाता है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के प्रबंधन से होने वाली आय। ध्यान दें कि आरबीआई अपनी किसी भी आय या लाभ या प्राप्ति पर आयकर या सुपर टैक्स नहीं देती। मतलब आरबीआई को चाहे कितनी भी आय हो, आरबीआई किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि आरबीआई तो अपनी इनकम को डायरेक्ट सरकार को हस्तांतरित कर देती है। तो आरबीआई के खर्च कौन कौन से होते हैं? ये तो हमने इनकम देख ली कि यहाँ से आरबीआई को पैसा मिलता है। तो मुख्य रूप से जब आरबीआई करेंसी नोटों की जो क्या करती है, छपाई करती है, एजेंटों को दी जाने वाली कमीशन होती है, कर्मचारियों की जो लागत होती है, जो सैलरी होती है, वो आरबीआई के खर्च होते हैं। इन सबको निकालने के बाद जो बचा वो सरकार को ट्रांसफर कर दिया। कोई कानून है, कोई संवैधानिक प्रावधान है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47, यह धारा स्पष्ट करती है कि आरबीआई अपने लाभ का वितरण और खराब संदिग्ध ऋण, परिसंपत्तियों के जो मूल्यह्रास हैं, जो डिग्रेडेशन हुआ है, अन्य मानक जो प्रावधान है, उनको पूरा करने के बाद, मतलब अपना पूरा परिचालन, अपना पूरा खर्चा पूरा करने के बाद बचा हुआ जो अधिशेष है सीधे भारत सरकार को हस्तांतरित करेगी। किसके तहत? आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत आरबीआई अपने पैसे का ट्रांसफर करती है। एक बिमन जालोन समिति बनाई गई थी वर्ष 2019 में। इसने सिफारिश की थी, एक उच्च स्तरीय समिति इसने सिफारिश की थी कि जो आरबीआई है वो अपने अधिशेष का हस्तांतरण करेगी, जिसके तहत भी हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट सुर्खी देखें तो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, आखिर ये है क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो देश में समुद्री बीमा, समुद्री क्षेत्र होता है उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, क्योंकि भारत का मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है वो सड़क के माध्यम से होता है, परंतु सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम समुद्र के क्षेत्र के समुद्री व्यापार करेंगे, समुद्र के माध्यम से आवाजाही करेंगे, जिससे लागत में कमी आएगी। और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय समुद्री व्यापार की जो अनिवार्यता है, जो कॉन्टिन्यूटी है, उसको सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे सरकार के द्वारा समर्पित समुद्री बीमा पूल भी कहा जाता है, इसमें जिसकी क्षमता लगभग $1.5 बिलियन है। कौन सा मंत्रालय है संबंधित? कौन सा मंत्रालय है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग इसके लिए कार्य करता है। इसमें कुछ आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भारतीय ध्वज वाले या भारतीय नियंत्रण वाले पोतों के लिए, उनके लिए कुछ बीमा कवरेज प्रदान किए गए हैं। यदि क्या होता है, यदि इसमें समुद्री जहाज़ों में कोई जोखिम होता है या फिर उन्हें लूट लिया जाता है या किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी होती है, तो इन्हें इसमें शामिल किया गया है। जो संबंधी जोखिमों को शामिल किया, भारतीय ध्वज वाले या भारतीय नियंत्रण वाले पोतों को किसी प्रकार की हानि होती है तो उन्हें बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। समुद्री क्षेत्र में जैसे कि भारतीय मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, भारतीय क्षेत्र में जो मैरीटाइम्स हैं उनके इंश्योरेंस के लिए ये योजना चलाई जा रही है। उसके बाद देखिए भारत आने वाले या बाहर से रवाना होने वाले पोतों के लिए ये कैसे कार्य करता है? घरेलू बीमा कंपनियों का नेटवर्क, देश के सदस्यों की संयुक्त क्षमता का उपयोग करके नीतियां जारी की जाती हैं। जोखिम सहने की क्षमता लगभग इसमें 950 करोड़ रुपए रखी गई है। अब वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं कि हाल ही में लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरू में भू राजनीतिक तनाव और हूती विद्रोहियों के हमले के कारण अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए बीमा प्रीमियम आसमान छूने लगा था। ऐसे में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता देश में व्यापार के संकट में डाल सकती थी। तो चलिए अब हम देखते हैं भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, मतलब जो पोत होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस, जो समुद्र में चलने वाले जहाज होते हैं उनके इंश्योरेंस के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। ये योजना क्यों स्टार्ट की गई? क्योंकि यदि किसी प्रकार का हमला हो जाता है किसी भी कार्गो पर, किसी भी पोत पर, तो उन्हें इंश्योरेंस दिया जाए ताकि हमारे जो तनाव है या जो उन पर जोखिम है उस जोखिम से निपटारा किया जाए। कौन कौन से जो पोत हैं इसमें बीमा सुरक्षा प्रदान की गई। तो भारतीय ध्वज वाले जो पोत होते हैं, जब भारतीय नियंत्रण वाले जो पोत होते हैं, उसके बाद यदि भारत में आने वाले, जब भारत से रवाना होने वाले पोतों को इसमें कवरेज किया गया है, इसमें इन्हें बीमा प्रोवाइड किया जाएगा यदि किसी प्रकार की कोई जोखिम या कोई हमला होता है तो उस जोखिम से निपटने के लिए। आप उदाहरण से समझ सकते हैं जैसे कि हाल ही में लाल सागर में जो हॉर्मुज जो जलडमरू है उसमें भू राजनीतिक तनावों और हूती विद्रोहियों के हमले के कारण अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों उनमें हमले हुए तो अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो उनके लिए इंश्योरेंस के लिए जो इंश्योरेंस थे उनके प्रीमियम आसमान छूने लगे। इतने लोगों का नुकसान हुआ कि सभी लोग बीमा के लिए जाने लगे। भारत ने कहा कि ऐसे तो हमें बीमा कवरेज मिलने नहीं वाला, सभी लोग इसके लिए क्या करते हैं, जाकर अपना हक मांगते हैं। इसलिए भारत ने स्वयं शुरू किया है भारतीय मैरीटाइम इंश्योरेंस, क्योंकि ऐसे में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता देश में व्यापार के संकट में डाल सकती थी।
तो BMI जैसी जो योजना है, जो व्यवस्थाएं भारतीय शिपिंग कंपनियों को संकट से उबारती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भव्य योजना। तो ये भव्य योजना है क्या? भव्य योजना, भव्य का पूरा नाम होता है भारतीय औद्योगिक विकास योजना। मतलब भारत में उद्योगों के विकास के लिए योजना बनाई गई है, जो किसके अंतर्गत कार्य करती है? जो DPIIT मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका उद्देश्य है कि देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाना। वर्ल्ड लेवल पर हम क्या कर सकें? कंपटीशन कर सकें अन्य देशों के साथ। निवेश के लिए आसानी से निवेश उपलब्ध कराना निवेशकों के लिए, और रोजगार जैसे जो व्यापक अवसर है वो पैदा करना। इसका लक्ष्य है कि राज्य और केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र जो CPU SCSU होते हैं, जो निजी क्षेत्र होते हैं, इनमें 100% प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना। मतलब कि वहाँ पर सरकार क्या करेगी? एक क्षेत्र होगा, वहाँ पर बिजली, कनेक्टिविटी, पानी सब देगी। बस निवेशकों से बोलेगी आप इसमें आकर निवेश करो, आप उद्योग स्टार्ट करो। तो प्लग एंड प्ले क्या होता है? ऐसा तैयार औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पहले से ही सड़क, विद्युत, जल जैसी बुनियादी जो संरचनाएं होती हैं, आवश्यक स्वीकृतियाँ पहले ही उपलब्ध होती हैं, ताकि उद्योग तुरंत उत्पादन शुरू कर सके। इसकी अवधि क्या है? तो वर्ष 2027 से 2031-32 के मध्य इसकी समय अवधि रखी गई। कुल कितना खर्च रखा गया? तो कुल 33,660 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कौन कौन से उद्योग स्थापित किए जाएंगे? तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। ग्रीनफील्ड मतलब कोई नई योजना बनाना चाहता है। ब्राउनफील्ड मतलब जो योजना पहले बनी है उसमें कोई निवेश करना चाहता है। नेक्स्ट लेते हैं आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। ये क्या है आखिर? तो ये क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। मतलब जैसे कि जो वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो महामारी कोविड-19 से जो संकट से प्रभावित जो व्यवसायी थे, विशेष रूप से MSME में सेक्टर में कार्य कर रहे जो व्यवसायी थे, उनको क्या हुआ था? उनको वित्तीय सहायता देने के लिए इस प्रकार की योजना शुरू की गई थी। मतलब आपातकाल में आपको ऋण प्रदान किया जाएगा, इसलिए योजना शुरू की गई थी। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी 5.0 को। इसमें जिस पश्चिम एशिया में मौजूद संकट के कारण जो उत्पन्न आपातकालीन नकदी थी, अल्पकालीन जो नकदी थी, उसमें कमी आई थी, लिक्विडिटी में कमी आई थी। उस कमी से निपटने के लिए जो पात्र कारोबारी हैं उन्हें अतिरिक्त ऋण देना, जिसके लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसमें 100% क्रेडिट गारंटी प्रदान की गई थी। मतलब जब कोविड-19 आई थी, जब कोविड-19 के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, तब हमारे देश में पैसे की कमी आई थी। इन पैसों की कमी को पूरा करने के लिए, ताकि लोग आत्मनिर्भर द्वारा बन सकें, व्यवसायियों को डायरेक्ट जो नकदी प्रदान की गई थी, गारंटी दी गई थी कि आपातकाल के समय में आपकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। इसे अब मंजूरी मिल चुकी है। इसमें देखा जाए तो कौन कौन इसके पात्र होंगे? MSME या गैर MSME जिनके पास 31 मार्च 2026 तक विद्यमान कार्यशील पूंजी एक सीमा में हो। अंतर्देशीय यात्री विमान कंपनियां भी होंगी इसमें, जिनके पास क्या हो? 31 मार्च 2026 तक बकाया ऋण उपलब्ध हो। उपरोक्त सभी खाताधारकों के पास ऋण खाते मानक होने चाहिए। श्रेणी होनी चाहिए कि आप जो ऋण है वो प्रदान करने के काबिल हैं या नहीं हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें आखिर ये क्या है? इसको जानने से पहले देख लेते हैं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का सकल GDP में योगदान। तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यह रूपरेखा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद प्रणाली की शुरुआत की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2022 में जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें हैं, इसकी शुरुआत करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी शुरुआत कर दी है। ये क्या होता है और कैसे भिन्न होता है? इसमें क्या होता है? इसमें यदि आप क्या करना चाहते हैं, यदि आप इसको बेचते हुए सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सोना मिल जाएगा। परंतु जो अन्य रसीदें होती थी, जैसे कि हम समझ सकते हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये उससे किस प्रकार भिन्न है? एक्सचेंज ट्रेड फंड यदि आप उन्हें बेचना चाहते हैं तो आपको कैश में निपटान करना होता था, परंतु इसका लाभ यह है कि आप डायरेक्ट भौतिक सोने में बदलवा सकते हैं। किसे बदलवा सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदों को, यदि आप इसे बाय करते हैं। नियामक ढांचा आपको देखने की आवश्यकता है। अन्य दो सब बातें थी, मतलब पता होना चाहिए एक्सचेंज ट्रेड फंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट क्या होती हैं। तो सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका भागीदारी कौन कौन होता है? खुदरा निवेशक होते हैं, जौहरी ज्वेलर्स जिन्हें कहा जाता है, जब बुलियन व्यापारी इसमें निवेशक या बाजार के भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का सकल GDP में योगदान। जैसे ऐसे उद्योगों और उत्पादन प्रणाली जिसमें भौतिक संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में मानव पूंजी जैसे कि सूचना, कौशल, तकनीकी विशेषज्ञता और बौद्धिक संपदा का उपयोग अत्यधिक ध्यान दिया जाए। मतलब ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लोगों की मानव पूंजी, लोगों में स्किल डेवलपमेंट की जाए। किसकी तुलना में? प्राकृतिक संसाधन या फिर भौतिक संसाधन, उसकी तुलना में किस पर ध्यान दिया जाए? मानव संसाधनों पर ध्यान दिया जाए। ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है
कोडिफाइड नॉलेज ऐसी सूचना जिसे सहज रूप से दस्तावेजों में दर्ज किया जा सके, डिजिटल माध्यम से साझा किया जा सके, मतलब डेटा क्यों है। एक होता है अप्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब अनुभव पर आधारित कौशल और क्षमताएं होती हैं जिसे लिखित रूप में व्यक्त करना और दूसरों तक पहुंचाना कठिन होता है। जो आपको नॉलेज मिलती है अनुभव पर आधारित नॉलेज होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे लिखित रूप में व्यक्त नहीं कर सकते और दूसरों तक पहुंचाना थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार ये ज्ञान होते हैं, एक होता है संहिताबद्ध, एक होता है डायरेक्ट अप्रत्यक्ष नॉलेज। इनका क्या प्रभाव है, बढ़ते प्रतिफलों पर आधारित है, मतलब जन नवाचार के प्रसार, ज्ञान के बार बार उपयोग, दीर्घकालिक सतत आर्थिक वृद्धि के माध्यम से बढ़ते प्रतिफल को उत्पन्न करती है, मूल्य सृजन में काफ़ी योगदान होती है, उच्च कौशल युक्त रोजगार प्रदान करती है, राष्ट्रीय नवाचार के क्षेत्र में एक दूसरे को सीखने और नवाचार के प्रसार को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्व रखती है। भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के उदाहरण देखे जाए तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल इंडिया पहल है, और उसके बाद पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें आयुष, जीआई टैग इत्यादि को शामिल किया गया है। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक गैस। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में एक नए प्राकृतिक गैस निक्षेप की खोज की है। यह खोज डांडेवाला क्षेत्र में मानू फॉर्मेशन में गैस की पहली उपस्थिति की पुष्टि करती है। इसलिए टॉपिक सुर्खियों में प्राकृतिक गैस। इसमें कौन कौन से घटक शामिल हैं जो खोज की गई है, तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है जिसमें आंशिक रूप से प्राकृतिक गैस और गैर हाइड्रोजन जैसे कार्बन, CO2 जैसे जलवाष्प भी पाई जाती हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद देखते हैं अदरक। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आपसे लास्ट बार पूछा गया था हल्दी के बारे में। अदरक। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और मिजोरम सरकार ने मिजोरम अदरक मिशन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है मिजोरम में GI प्रमाणित अदरक की खेती, व्यावसायिक उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना। इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है अदरक के बारे में। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिंगिवेर ऑफेंशिवेल रोज इसका नाम है। भारत में उत्पादन कहाँ का होता है, भारत अदरक का अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है वैश्विक तुलना में। प्रमुख कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी दिशाओं में अदरक की खेती की जाती है, आपकी जलवायु उष्ण और आर्द्र होनी चाहिए, तापमान 19 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए, सेल्सियस के मध्य होना चाहिए, बुवाई के समय लगभग आपको मध्यम वर्षा चाहिए और तैयार फसल हो जाती है तब आपको शुष्क मौसम चाहिए। इससे संबंधित जो आपसे पूछा जा सकता है। अदरक का क्या महत्व है, अदरक में एंटीऑक्सीडेंटल और सूजन रोधी जो तत्व पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव या तनाव से बचाते हैं, मछली होते हैं जहाँ मतलब आपको वॉमिटिंग होती है उसका उपचार करने में मददगार होते हैं, पाचन तंत्र को शांत रखता है। उसके बाद रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आपको प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों को सॉल्व करके यदि सॉल्व कर पाते हो तो वेल एंड डन, यदि नहीं कर पाते तो वीडियो को एक बार 2x की स्पीड में देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।